अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। इससे पहले जो हमारा टॉपिक है वो था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। तो उसको हमने कंप्लीट किया। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट। बेटा अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट, तो जो नाइट्रोजन फैमिली में मेंबर्स है वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव फास्फोरस, वी हैव आर्सेनिक, वी हैव एंटीमनी एंड वी हैव बिस्मथ। ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर, इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन गैस होता है एट रूम टेम्परेचर। इट्स एटॉमिसिटी इज 2, ये डाई एटॉमिक है। ठीक है ना। ये डाई एटॉमिक है, इट इज एटॉमिसिटी इज 2। अगर हम बात करेंगे फास्फोरस की, ये वैक्सी सॉलिड होता है, ये वैक्सी सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो रेस्ट जो है दे आर ऑल सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन की बात करेंगे बेटा, ये गैस होता है एट रूम टेम्परेचर, इसकी एटॉमिसिटी क्या है वो 2 है, ये डायटोमिक है। अगर हम बात करेंगे फास्फोरस की रिगार्डिंग एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, तो ये एग्जिस्ट होता है एज P4। आर्सेनिक की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिसिटी तो AS4। ऐसे ही एंटीमनी की बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ एटॉमिसिटी तो SB4। ठीक है ना। तो बिस्मथ एक मेटल है, तो ये बेटा मोनो एटॉमिक है, ये मोनो एटॉमिक है। ठीक है ना। तो ये है रिगार्डिंग फिजिकल स्टेट। तो इनका फिजिकल स्टेट क्या है, नाइट्रोजन गैस होता है एट रूम टेम्परेचर, फास्फोरस वैक्सी सॉलिड होता है, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये है फिजिकल स्टेट। अब हम देखेंगे हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो क्या जो नाइट्रोजन फैमिली में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जैसे एटॉमिक रेडियस है, आयोनाइजेशन, एंथैल्पी है, तो ट्रेंड क्या है। तो क्या जो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, अगर हम जाएंगे अक्रॉस पीरियड, ठीक है ना, तो एटॉमिक रेडियस के हवाले से, आयोनाइजेशन एंथैल्पी के हवाले से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हवाले से, मेटलिक कैरेक्टर के हवाले से, ठीक है ना, तो जो ट्रेंड्स है फिजिकल प्रॉपर्टी में रिगार्डिंग नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक रेडियस। बेटा दैट इज एटॉमिक रेडियस। ठीक है ना। तो ये पहली प्रॉपर्टी है दैट इज एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग एटॉमिक रेडियस, इनका जो एटॉमिक रेडियस होता है, अगर हम बात करेंगे जो ट्रेंड होता है जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड, जब हम जाएंगे बेटा अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, इट डिक्रीजेस। ठीक है ना। तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस इट डिक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस बेटा डिक्रीज हो जाता है जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन फैमिली के पहले, जो नाइट्रोजन फैमिली से पहले जो फैमिली है दैट्स कार्बन फैमिली। ठीक है ना। वो है कार्बन फैमिली। तो हमारे पास है पहले कार्बन फैमिली, उसके बाद है नाइट्रोजन फैमिली, उसके बाद है ऑक्सीजन फैमिली। सो एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली, एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली, इनका नाइट्रोजन फैमिली जो मेंबर्स है, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम है एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली। ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं on moving on moving across the period, on moving across the period atomic radii decreases, atomic radii decreases, and the atomic radii of atomic radii atomic radii of nitrogen family members, nitrogen family members, atomic radii of nitrogen family members is less as compared to, is less as compared to corresponding members of corresponding members of कार्बन फैमिली। ठीक है ना।
अगर हम बात करेंगे कार्बन फैमिली की, ठीक है ना, सो एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स जो है इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम है एज कंपेयर टू कार्बन फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली से पहले आती है, ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज हो जाता है? तो ये आपको मालूम होगा कि एटॉमिक रेडियस इसलिए डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, ड्यू टू इंक्रीज इन ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। क्योंकि बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इसीलिए डेफिनेटली तो नाइट्रोजन फैमिली कार्बन फैमिली के बाद में आती है, तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो कार्बन फैमिली के मेंबर से बहुत कम है, ठीक है ना। तो अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है वो भी हम देखेंगे। पहले इस चीज को समझाने के लिए जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास है लिथियम, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर है 3, उसके बाद है हमारे पास बेरिलियम, बेटा एटॉमिक नंबर है बेरिलियम का 4, ठीक है ना। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो हम लिखेंगे इट्स 2 and 1। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बेरिलियम के पास एटॉमिक नंबर है 4, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चार्जेस की, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस 3 है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस 4 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्जेस को इनको अट्रैक्ट करना है, 2 शेल्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्ज को इन 2 शेल्स पे फोर्स अप्लाई करना है, ठीक है ना, अट्रैक्ट करना है अपनी ओर। तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्जेस को फोर्स अप्लाई करना है, यहाँ पे 4 पॉजिटिव चार्जेस को फोर्स अप्लाई करना है। डेफिनेटली फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा, तो यहाँ पे फोर्स ज्यादा होगा, तो ज्यादा फोर्स होने की वजह से क्या होगा कि शेल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाएगी, साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस एतबार से जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है? ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। उससे क्या हो जाता है? कंट्रैक्शन ऑफ साइज, कंट्रैक्शन ऑफ शेल, उससे जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अगर हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, हमारे पास है नाइट्रोजन, हमारे पास है बेटा फास्फोरस। चलो एग्जांपल की ओर देखते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस। सो एज एन एग्जांपल इनको हम देखते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कैसे हो जाता है। तो हमारे पास नाइट्रोजन है, हमारे पास फास्फोरस है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, फास्फोरस 15 है। तो यहाँ पे शेल नंबर, शेल में जो इलेक्ट्रॉन नंबर होगा वो होगा 2 and 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा 2, उसके बाद होगा 8, उसके बाद होगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, नाइट्रोजन के पास +7 चार्जेस है, ठीक है ना। तो फास्फोरस के पास +15 चार्जेस है। तो यहाँ पे +7 चार्जेस को 2 शेल्स को अट्रैक्ट करना है, यहाँ पे +15 को 3 शेल्स को अट्रैक्ट करना है, ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो 2 चीजें हम देखते हैं। एक एक के डाउन द ग्रुप जाने से, डाउन द ग्रुप जाने से बेटा क्या होता है कि शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, शेल नंबर इंक्रीजेस। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, एक तो शेल नंबर इंक्रीज हो जाता है और न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे +7 है, यहाँ पे +15 है, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुई, ठीक है ना। शेल नंबर यहाँ पे 2 ही शेल है, यहाँ पे 3 शेल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 शेल है, यहाँ पे 3 शेल्स है, तो शेल नंबर भी इंक्रीज हो जाता है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है ना। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप शेल नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो शेल नंबर है इसका इफेक्ट डोमिनेंट रह जाता है, ठीक है ना। सो शेल नंबर, इंक्रीज इन शेल नंबर, ये जो इफेक्ट है इट डोमिनेट्स इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, इसलिए जो शेल नंबर है
जो शैल नंबर डिसाइड करेगी, ठीक है ना, जो ये फैक्टर जो शैल नंबर है, ये फैक्टर जो डिसाइड करेगा वही चलेगा। दैट इज शैल नंबर के एतबार से अगर शैल नंबर इंक्रीज हो जाएगा साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो शैल नंबर इंक्रीज होने से जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि साइज जो है, एटॉमिक साइज वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या होता है, साइज जो है बेटा, साइज वो डिक्रीज हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, मैं इसको रिपीट करूंगा क्योंकि ये जो पहला ग्रुप है नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना, ग्रुप 15 जो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि लेफ्ट, जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियड टेबल, जब हम जाएंगे अक्रॉस, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, क्यों डिक्रीज हो जाता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, डिटेल में। इसके बाद हम ऑक्सीजन फैमिली या जो हेलोजन्स होंगे, ठीक है ना, तो उसमें हम फिर आराम से देख सकते हैं। फिर हमें ये सिर्फ लिखना है क्योंकि हम इसको पहले ही क्लियर करेंगे कि जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड जो साइज जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्यों डिक्रीज हो जाता है वो हम पहले ही क्लियर करेंगे। उसके बाद सिर्फ हमें कहीं पे देखना है कि इरेगुलरिटी मत है, उसको देखना है। तो आज जो है एटॉमिक रेडियस, इसमें हम टाइम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्लियर करना है, इसके बाद एक टाइम ये क्लियर हुआ तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हमें सिर्फ चीज़ों को देखना है कि एक्सेप्शन कहीं पे मत है, ठीक है ना, उस एतबार से हमें देखना है। तो मैं रिपीट करूंगा, जब हम जाएंगे बेटा लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल, तो जनरल ट्रेंड क्या है, जब हम जाएंगे लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियडिक टेबल मींस अक्रॉस द पीरियड जाएंगे पीरियडिक टेबल में, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है। अब एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। यहाँ पे चार्ज है +3, यहाँ पे +4, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुई ऑन मूविंग फ्रॉम लिथियम टू बेरिलियम, लेकिन शैल नंबर यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे शैल नंबर बराबर है। जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है लेकिन शैल नंबर बराबर रहता है, ठीक है ना। तो साइज जो है, साइज डेफिनेटली न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से बेटा साइज जो है वो कंट्रैक्ट, शैल जो है कंट्रैक्ट हो जाएगी, तो उसका साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको याद रखना हमेशा के लिए। जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे बेटा डाउन द ग्रुप, तो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने से दो चीजें वजूद में आती है। एक तो है शैल नंबर इंक्रीज हो जाता है, डाउन द ग्रुप जाने से बेटा शैल नंबर इंक्रीज हो जाता है। डाउन द ग्रुप जाने से बेटा न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन शैल नंबर इंक्रीज होने का जो इफेक्ट है दैट इज साइज इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का जो इफेक्ट है साइज डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इन दो इफेक्ट्स में से जो प्रिडोमिनेंट इफेक्ट है दैट इज इंक्रीज इन शैल नंबर। इसका मतलब है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप जो है साइज जो है एटॉमिक साइज बेटा वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन शैल नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन शैल नंबर। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाती है लेकिन यहाँ पे जो डोमिनेंट फैक्टर है दैट इज शैल नंबर। शैल नंबर इंक्रीज होने से यहाँ पे साइज जो है इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये था ऑन मूविंग अक्रॉस द पीरियड। अब हम लिखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो क्या होगा, एटॉमिक रेडियस बेटा क्या होगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये था ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। नाउ ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, इसलिए मैं बेटा ये लिख रहा हूँ ताकि आप इसकी कॉपी मेंटेन करोगे, ठीक है ना, अच्छे से कॉपी मेंटेन करोगे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप आराम से लिखो, ठीक है ना। सो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो ये है, एटॉमिक रेडियस इट इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, ठीक है ना। क्यों इंक्रीज हो जाता है, ड्यू टू इंक्रीज इन शैल नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन शैल नंबर। अगर बात करेंगे नाइट्रोजन की, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, ठीक है ना, तो इनका जो कोवेलेंट रेडियस वैल्यू है, इनका जो कोवेलेंट रेडियस वैल्यू है बेटा वो है 70, ये 110, ये 121, ये 141, ये 148, ठीक है ना। तो ये है इनका कोवेलेंट रेडियस वैल्यू। तो जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप तो ये वैल्यू जो है इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन शैल नंबर, ड्यू टू इंक्रीज इन शैल नंबर। हालांकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो जाती है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप,
बट इंक्रीज इन शेल नंबर इट इज प्रिडोमिनेंट एज कंपेयर टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। तो ये है ट्रेंड एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। सो दिस इज फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना। जरा हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे जो इंक्रीज है जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस बेटा, ये जो इंक्रीज है ये लार्ज इंक्रीज है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। जब हम जाएंगे फ्रॉम फास्फोरस टू आर्सेनिक टू एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो यहाँ पे जो इंक्रीज है ये स्मॉल इंक्रीज है। नाइट्रोजन से फास्फोरस जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस, यहाँ पे जो इंक्रीज है ये लार्ज इंक्रीज है। यहाँ हम यूं कह सकते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंस है बिटवीन दी साइज एटॉमिक रेडियो ऑफ नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, इट इज लार्ज एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, ठीक है ना। क्यों ये डिफरेंस यहाँ पे ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज एस एंड पी, उनकी जो शील्डिंग होती है, उनकी शील्डिंग इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। तो इफेक्टिव शील्डिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, तो मान लीजिए इससे पहले हम देखेंगे कि इफेक्टिव शील्डिंग क्या होती है, उससे पहले आपको देखना ये शील्डिंग क्या है, ठीक है ना। देखो अगर हमारे पास एक एटम है, ये है उसका न्यूक्लियस बेटा, ये है एक शेल, ये है दूसरी शेल, ये है तीसरी शेल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। तो देखो ये है न्यूक्लियस का फोर्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ये है न्यूक्लियस का फोर्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है ना। तो ये है न्यूक्लियर फोर्स इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। जब ये फोर्स स्ट्रांग होगा तो शेल कंट्रैक्ट हो जाएगी, साइज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए यहाँ पे ये s इलेक्ट्रॉन है, ये p वाला इलेक्ट्रॉन है, तो s और p इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियर फोर्स को कमजोर करता है, ठीक है ना। तो उस एतबार से s और p इलेक्ट्रॉन ये बीच में आ जाता है, तो ये एक्ट करता है एज ए शील्ड, ठीक है ना। अगर ये अच्छे से शील्डिंग करेगा, डेफिनेटली जो फोर्स होगा न्यूक्लियस का ऑन दिस इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है शेल जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए जो यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस, जब हम जाएंगे फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस बेटा, s और p इलेक्ट्रॉन बीच में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन से पहले जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, इनर इलेक्ट्रॉन्स है, वो s और p इलेक्ट्रॉन्स है। तो s और p इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा शील्डिंग करते हैं, इनकी शील्डिंग ज्यादा इफेक्टिव है डेफिनेटली। तो शेल एक्सपेंशन हो जाएगा, शेल एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो शील्डिंग को समझने के लिए आप ये समझो, इस शील्डिंग इफेक्ट को अगर समझना है तो बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि जो पुलिसमैन होता है, पुलिसमैन, ठीक है ना, अगर वो जाएगा प्रोटेस्टर्स के सामने, ठीक है ना, तो वो बीच में वो लकड़ी का रखता है, उसको शील्ड बोलते हैं, ठीक है ना। तो जिस फोर्स से कोई स्टोन पेल्टर स्टोन फेंकेगा पुलिस पर्सनल की ओर, ठीक है ना, तो अगर बीच में शील्डिंग है, अगर बीच में शील्ड उसने रखा, ठीक है ना, तो वो बचेगा, ठीक है ना। अगर हम यूं भी कह सकते हैं कि अगर वो उसकी इंजरी होगी, ठीक है ना, वो इंजरी जो उसकी होगी वो ज्यादा खतरनाक नहीं होगी, ठीक है ना। तो उसकी जो चोट होगी, थोड़ी बहुत चोट लगेगी उसको अगर वो शील्ड का इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। इसी एतबार से अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स है तो न्यूक्लियस का फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ये डिक्रीज हो जाता है अगर बीच में इलेक्ट्रॉन्स है। उसी को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है ना। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट अब ज्यादा है, डेफिनेटली न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम होगा, ठीक है ना। अगर न्यूक्लियस का फोर्स बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम है, डेफिनेटली जो ये शेल है ये एक्सपेंड हो जाएगी, साइज इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे रेस्ट ऑफ द मेंबर्स, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह, उनमें जो शील्डिंग होती है वो पुअर शील्डिंग होती है, पुअर शील्डिंग बाय डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वहां पे शील्डिंग होती है लेकिन पुअर शील्डिंग होती है बाय इंटरवेनिंग डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स। उस वजह से डेफिनेटली तो वहां पे न्यूक्लियस का फोर्स ठीक ठाक होता है ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो साइज जो है कंट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्रोजन से जब हम जाएंगे फास्फोरस की ओर, यहाँ पे जो इंक्रीज इन साइज है ये ज्यादा इंक्रीज है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। क्योंकि यहाँ पे वजह क्या है, यहाँ पे sp इलेक्ट्रॉन की इफेक्टिव शील्डिंग होती है। रेस्ट ऑफ मेंबर्स में ट्रेंड
चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे पुअर शील्डिंग होती है बिकॉज ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। उस वजह से जो है यहाँ पे जो डिफरेंस है, स्मॉल डिफरेंस है, ठीक है ना, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स। तो अगर हम बात करेंगे डिफरेंस इन द एटॉमिक रेडियस बिटवीन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, ये डिफरेंस लार्ज डिफरेंस है। क्यों ये लार्ज डिफरेंस है? बिकॉज ऑफ एस एंड पी की इफेक्टिव शील्डिंग, ठीक है ना। तो ये था एटॉमिक रेडियस के हवाले से ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी। सो ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस, तो क्या होता है एटॉमिक रेडियस का जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड डाउन द ग्रुप इन केस ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। तो अब हमें जो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे बेटा है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है वो? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इन प्रॉपर्टीज को, फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हमें जो एक्सप्लेनेशन है वो चाहिए, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन चाहिए। तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फिजिकल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, कभी कभार ये पूछा जाता है, तो हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड क्या होता है एटॉमिक रेडियस का, ठीक है ना। तो इस एतबार से आपको ये मालूम होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आपको मालूम होनी चाहिए। लिखने के एतबार से, सब्जेक्टिव एग्जाम के एतबार से इसके रिलेटेड एग्जाम में यूजुअली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम सब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स की बात करेंगे तो पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। तो अगर हम बात करेंगे रिगार्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो पहले हम देखेंगे नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है। जब हम जाएंगे बेटा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो आपने ये देखा कि जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, तो आपने क्या देखा? अभी अभी आपने ये देखा कि जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, एटॉमिक साइज जो है और एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस ये बेटा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड। अब हम बात करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की और आयोनाइजेशन एनर्जी की। जब हम जाएंगे अक्रॉस द पीरियड, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन एनर्जी ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, ये इंक्रीज हो जाती है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाती है। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे इंक्रीज हो जाती है, उससे पहले हम देखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। अगर बेटा ये मेरे पास एक एटम है, उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये एक शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान, लास्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स होता है, बाइंडिंग फोर्स होता है, ठीक है ना, बाइंडिंग फोर्स होता है। तो ये है बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यूं कह सकते हैं हम, ये है मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो हमें जो एनर्जी चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की, ठीक है ना, तो हमें जो एनर्जी चाहिए, जो हमें एनर्जी दरकार है इस फोर्स को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ना, जो हमें एनर्जी चाहिए ताकि ये जो मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ये इसमें से निकल जाए, ठीक है ना, तो इसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो वो वाली एनर्जी जो हमें चाहिए टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, ठीक है ना, उसमें से जो हमें एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। या हम यूं कह सकते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में से, जब वहां से एनर्जी जो रिलीज हो जाएगी उसको भी बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो जो एनर्जी हमें चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, जो हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। तो हमने देखा कि जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कैसे हो जाती है? मान लीजिए ये है
अभी हमने एक एग्जांपल ले ली लिथियम की, तो हमारे पास ऐसे ही है बेरिलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे एटॉमिक नंबर 3 है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर बेटा 4 है। तो यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन देखेंगे वो है 2 and 1। तो यहाँ पे है 2 and 2, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे, ये शेल कन्फिग्रेशन, सब शेल कन्फिग्रेशन अगर हम देखेंगे बेटा, तो ये है 1s2 2s1, ठीक है ना। तो यहाँ पे है 1s2 2s2 1s2 2s2। तो यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s सब शेल में है, यहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटा s सब शेल में है, ठीक है ना। यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, यहाँ पे भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब शेल में है, ठीक है ना। लेकिन आपने अभी देखा जो लिथियम में +3 चार्जेस होते हैं, बेरिलियम में +4 चार्जेस होती है, ठीक है ना। तो इस एतबार से यहाँ पे इस s पे जो फोर्स होगा, इस इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर फोर्स होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, ठीक है ना। इसलिए डेफिनेटली इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे साइज जो है छोटा साइज है, न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू लिथियम, जहां पे सेम s इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है। लेकिन यहाँ पे जो न्यूक्लियर फोर्स है बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस वैलेंस s इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा कम है एज कंपेयर टू बेरिलियम, ठीक है ना। तो इसलिए जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है जब हम जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप, ठीक है ना, जब हम जाएंगे डाउन द ग्रुप। तो हम बेटा इसको ऐसे मेंशन करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली आयोनाइजेशन enthalpies of nitrogen family members ionization enthalpies of nitrogen family members are sufficiently large as compared to corresponding members of carbon family, ठीक है ना। तो डेफिनेटली अगर हम बात करेंगे कार्बन फैमिली मेंबर्स की, यहाँ से है नाइट्रोजन फैमिली, ठीक है ना। डेफिनेटली तो ट्रेंड जो हमें बता रहा है वो ये बता रहा है कि जब हम जाएंगे फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है जब हम जाएंगे फ्रॉम कार्बन टू नाइट्रोजन, ठीक है ना। तो कार्बन एज कंपेयर टू कार्बन, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, ये ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। ये ज्यादा होनी चाहिए लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा क्यों है जरा हम देखेंगे, इनका वैल्यू ये है कार्बन, इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है दैट इज डेल H1, वो है 1086 किलो जूल पर मोल बेटा, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन में यही वैल्यू जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट जो है नाइट्रोजन में बेटा, ये वैल्यू है 1460, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू है 1086, यहाँ पे नाइट्रोजन में ये होना चाहिए था 1100 समथिंग, 1200 समथिंग, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1460 किलो जूल पर मोल। तो ये वैल्यू ज्यादा होना चाहिए था एज कंपेयर टू कार्बन, ये है ज्यादा लेकिन बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा क्यों है वो हम देखेंगे, देखो बेटा कार्बन में एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन में एटॉमिक नंबर 7 है। तो इसकी कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। तो इसकी कन्फिगरेशन लिखेंगे बेटा ये है 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो
p सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz। यहाँ पे भी जो p सब शेल है 3 ऑर्बिटल्स है, px py pz। तो यहाँ पे p में 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में दिखाएंगे ऐसे एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन नाइट्रोजन में p जो है, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स है, हर एक ऑर्बिटल में बेटा एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन जाती है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो नाइट्रोजन में है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है ना। तो टर्न के एतबार से नाइट्रोजन में आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए थी एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है वो है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। लेकिन अब बहुत ज्यादा क्यों है? ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली मेंबर जो है उनकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP3। तो सब में नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स जो भी है सब में हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट पे, ठीक है ना। तो इस एतबार से हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है ज्यादा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू कार्बन, ठीक है ना। तो यह इसमें से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ज़्यादा ठीक है ना मुश्किल है। तो डेफिनेटली जो वैल्यू होगा आयोनाइजेशन एनर्जी का वो ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो हमने लिखा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स आर सफिशिएंटली लार्ज एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली। क्यों है सफिशिएंटली लार्ज? लार्ज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंटली लार्ज है, क्यों है? ड्यू टू व्हाट? क्यों है? ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू हाफ फिल्ड सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हम ऐसे लिखेंगे, आप ये वैल्यू लिख के रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने इसको समझा, अब लिखेंगे क्यों ये ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, ड्यू टू सफिशिएंटली ड्यू टू सॉरी सिमेट्रिकल ड्यू टू सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है यहाँ पे? वो होती है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने देखा नाइट्रोजन में वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है, उस एतबार से वहाँ पे ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है ना। इसी एतबार से यहाँ पे जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है नाइट्रोजन फैमिली मेंबर्स का वो होता है सफिशिएंटली लार्ज एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली, एज कंपेयर टू कॉरस्पॉन्डिंग मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? ट्रेंड, ये सेम ट्रेंड होता है बेटा। डाउन द ग्रुप हम जब हम जाएंगे तो डाउन द ग्रुप जब हम जाएंगे बेटा डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस क्या होता है बेटा? वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना, वो इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है जो लवर